एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी होस्ट डिफेंस, जो कि हमारी 11th सन माइक्रोबायोलॉजी की का जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होस्ट डिफेंस, आपको सबसे पहले ये हेडिंग देखने को मिलेगी जी। तो इस हेडिंग में आप लोग पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है कि जो होस्ट डिफेंस है वो कंपोज है टू कॉम्प्लीमेंट्री पर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है इननेट एंड सेकंड वन इज़ द एडेप्टिव, ठीक है ना। तो हमारा जो होस्ट डिफेंस है वो उसके दो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिसको हम कहते हैं इननेट, जो कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, जो कि विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन जो अडेप्टिव है, जो हमारे पास स्पेसिफिक है, वो हमारे पास प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जनरल की बात करेंगे, कोई भी एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो हमारे पास अडेप्टिव है ना, वो स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो है वो डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो इननेट, अगर हम इननेट की बात करें, उसको भी हमने 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। बात आ रही है ना समझ में कि 2 पहले हैं मेजर, जिसमें इननेट और अडेप्टिव है। लेकिन जो हमारे पास इननेट है उसको भी हमने फर्दर 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास फिजिकल बैरियर है, फैगोसाइटिक सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं। फिजिकल बैरियर में सबसे बड़ा जो बैरियर है वो हमारे पास स्किन है, देन म्यूकोजा मेम्ब्रेन्स है। फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। बस प्रोटीन से उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट है, लाइसोजाइम है, एंड हमारे पास है इंटरफेरॉन्स, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं शो द रोल ऑफ सेवरल कंपोनेंट ऑफ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इन द अर्ली रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इज़ मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज़ एंड द टी सेल्स, यानी कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो आपको पहले ही पता होगा। एडेप्टिव जो है वो हमारे पास जो बी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स जिसको कहते हैं, वो और टी लिम्फोसाइट्स आपस में मिलके जो है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब कह रहे हैं देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द होस्ट डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया। अब यहाँ पर 2 टाइप्स दी हुई हैं, वो हमारे पास क्या पढ़े हैं अभी हमने ऊपर, वो 2 कॉम्प्लीमेंट्री पढ़े हैं हमने, जिसके अंदर इननेट और एडेप्टिव आता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं होस्ट डिफेंस की टाइप्स। 2 मेन टाइप्स हैं, एक हमारे पास पायोजेनिक होते हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं ग्रेनुलोमेटस, ठीक है। तो सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस है, कोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, आर डिफेंडेड अगेंस्ट द पायोजेनिक, ठीक है। ये आप लोग जो है वो नोट्स बनाते जाइएगा, उसमें लिखते जाएं कि पायोजेनिक रिस्पांस के अंदर हमारे पास 2 आते हैं, एस ओरियस और एस स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो पायोजेंस आते हैं। जो कि हमारे पास पायोजेंस का मतलब क्या है कि पस प्रोडक्शन, ठीक है ना, इसको याद रखना है आपने। विच कंसिस्ट ऑफ द एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो जो हमने पढ़े थे कि एंटीबॉडीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी पायोजेनिक रिस्पांस में, कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास प्रोटीन्स आपने देखने को मिली थी वो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, और न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होंगे। दीज पायोजेंस बैक्टीरिया आर ऑफन कॉल्ड दी एक्स्ट्रा सेलुलर, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो आप एक साइड पर जो है वो पायोजेन की जो है वो पायोजेनिक बैक्टीरिया की लिखते जाएँ, और एक साइड पर जो है वो हमारे पास ग्रेनुलोमेटस की प्रॉपर्टीज़ या कह लें कैरेक्टरिस्टिक लिखते जाएँ, ठीक है। तो हमने ये देखा पायोजेनिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट एंड न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। और ये जो पायोजेनिक होते हैं ये पस प्रोडक्शन होते हैं, और इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर पैथोजेंस होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट इन्वेड सेल, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेल के बाहर ही रहते हैं, सेल के बाहर ही रह के जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अदर बैक्टीरिया जैसे कि हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है, आर डिफेंड अगेंस्ट द ग्रेनुलोमेटस, ठीक है। तो आपने देखा कि एस ओरियस एंड एस पायोजेंस जो है वो हमारे पास पायोजेनिक रिस्पांस में आएंगे, और ग्रेनुलोमेटस के अंदर हमारे पास कौन से आ रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक है। ये आपने देख लिया विच इज़ कंसिस्ट ऑफ। अब जो हमारे पास ग्रेनुलोमेटस है उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, CD4 पॉजिटिव या हेल्पर टी सेल्स जिसको हम कहते हैं वो आएंगे। दीज बैक्टीरिया आर फन, इनको हम कहेंगे इंट्रासेल्युलर पैथोजन। पायोजन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर, ठीक है। इनको हम इंट्रासेल्युलर कहेंगे बिकॉज दे कैन इन्वेड एंड सर्वाइव विद इन अ सेल, ठीक है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस पैराग्राफ को। ये बहुत कंसेप्चुअल है, इसका आप जो है वो चार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो मैंने इस चार्ट को जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ जो है प्रिपेयर किया है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये ईज़िली टू अंडरस्टैंड है और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने हर चीज़ जो है वो के अंदर जो है वो अच्छे से इंक्लूड कर दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है
जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर स्किन और म्यूकोज़ा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्किन के जो है वो हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं कि स्किन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस है, तो आपको पता होगा ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इन एडिशन टू द फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बाय स्किन द फैटी एसिड्स। जी, तो अब यहाँ पर आप लोग देखो कि जो हमारी स्किन होती है वहाँ पर फैटी एसिड की सिक्रीशन होती है, ठीक है। किसके थ्रू होती है? हमारे पास एक सेबेशियस नाम की ग्लैंड होते हैं जहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड की जो है वो सिक्रीशन होती है। इन द स्किन हैव एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एक्टिविटीज़। को आपने याद रखना है कि हमारी स्किन के पास एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, मीन्स के बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ जो है वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कौन? स्किन, विद द हेल्प ऑफ दी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। और जो सेबेशियस ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करते हैं? फैटी एसिड जो है वो सिक्रीट करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। लो pH ऑफ स्किन बिटवीन द 3 and 5 विच इज़ ड्यू टू दीज एसिड ऑल्सो हैज़ एन एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, ये आप लोग देख लें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर इंपॉर्टेंट डिफेंस इन द म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर एक हमारे पास है डिफेंस, जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? सीलिया मौजूद होते हैं। वो सीलिया हमारे पास क्या करते हैं? क्लियरेंस का काम करते हैं, ठीक है, टू द नोज़ एंड माउथ वियर द ट्रैप बैक्टीरिया कैन बी एक्सपेल्ड। यानी कि हमारी नोज़ का अगर हम बात करें तो सिलियरी एलिवेटर हमारे पास होते हैं, ठीक है। म्यूकोसिलियरी अपैरेटस कहलाते हैं, सिलियरी एलिवेटर होते हैं। अब ये हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारे पास क्लियरेंस का काम करते हैं, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, कोई भी हार्म पहुंचाने वाली चीज़ आए तो वो उसको जो है वो क्लियर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी एलिवेटर। कहाँ पर? म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर मैं बात कर रही हूँ। स्किन की मैंने बात करी कि सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करी हूँ जो हमारे पास म्यूकोजल, जैसे हमारा माउथ है, जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास नोज़ वगैरह है, वहाँ पर म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, उसके पास सिलिया होते हैं, तो वहाँ से जो है वो क्लियरेंस का काम होता है। लेकिन ये सिलियरी एलिवेटर अगर ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाते हैं, कब ख़राब हो जाते हैं? अल्कोहल से या सिगरेट स्मोक जो करते हैं, ठीक है, एंड वायरस वगैरह भी इसको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। अदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जिसके हम कहते हैं एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस आपको पता होगा कि ये हमारे पास क्या है? ये डिफेंस सिस्टम के सेल्स होते हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं, डिफेंस सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं। तो एल्व्यूलर माइक्रोफेजेस नाम है, ठीक है। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, लाइजोजाइम इन टीयर्स के अंदर होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज़ है? म्यूकस, हेयर्स इन द नोज़ के अंदर हमारे पास जो म्यूकस है और जो हेयर्स हैं ये हमारे डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड द कफ रिफ्लेक्स विच प्रिवेंट एस्पायरेशन इन टू द लंग्स, ठीक है। जो कफ होता है, कफ रिफ्लेक्स, अगर हमारे फॉर सपोज सिंपल एग्जांपल है कि हमारी अगर हलक में जो है वो मट्टी वगैरह चली जाती है तो हमें अचानक से कफ होता है, तो ये भी जो है वो हमारे पास क्या है? एक डिफेंस है कि जो है वो दूसरी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बचने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी। इननेट में हम नॉन स्पेसिफिक की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा स्किन के अंदर हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड हैं, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एक्टिविटी देते हैं। और हमारे पास म्यूकोजल मेम्ब्रेन में सिलियरी एलिवेटर आपको देखने को मिलेंगे। नोज़ में भी आपको जो है वो म्यूकस और जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नोज़ में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ लिखा हुआ था हेयर्स और म्यूकस मिलेगा, ठीक है। और टीयर्स में जो आपके आंसू होते हैं वहाँ पर लाइजोजाइम होंगे। बाकी इसके अलावा हमें जो है वो मैक्रोफेजेस, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस आपको देखने को मिलेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। ये सारे मिलके इननेट इम्यूनिटी दे रहे हैं, यानी नॉन स्पेसिफिक दे रहे हैं। द नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआईटी के अंदर भी नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर एंजाइम है, कुछ मैक्रोफेजेस हैं जो हमें नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारी हेल्प कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमें बचा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे विजाइना है, एडल्ट वुमेन के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय द लो पीएच जनरेटेड बाय लैक्टोबैसिलाई। अब यहाँ पर एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलाई। आपने नॉर्मल फ्लोरा का लेक्चर में देखा होगा। नॉर्मल फ्लोरा में मैंने आपको बताया कि लैक्टोबैसिलाई जो है वो नॉर्मल फ्लोरा है। अभी इसका क्या काम होता है? लैक्टोबैसिलाई जो है वो लोअर पीएच को मेंटेन रखता है विजाइना के अंदर, ठीक है। एडिशनल प्रोडक्शन के अंदर हम जीआईटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होते हैं डेफिशिएंस होते हैं। डेफिशिएंस जो है वो एक मैं आपको दिखाती हूँ चार्ट, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। जी, तो सबसे पहले आप लोग देख लो डेफिशिएंस होते क्या है। ये हाईली
पॉजिटिव चार्ज होते हैं डेट क्रिएट, ठीक है, डेट क्रिएट द पोर्स इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स क्रिएट करने का काम करते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं डेफिनेशंस। अभी कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये देखते हैं जी। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस है, ये क्या करते हैं, किल बैक्टीरिया बाय नंबर ऑफ द मैकेनिज्म यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब दो हमारे पास एक जीआईटी में होते हैं और दूसरा हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बीटा या बी जो है आप कह लो डेफिनेशंस होते हैं, और जो जीआईटी ट्रैक होते हैं उसके इंटेस्टिनल क्रिम्स होती है ना, वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है वो दो हमारे पास एक सेल्स हैं, एक तो न्यूट्रोफिल्स और एक हमारे पास है पोमेट सेल। ये दोनों जो है वो किसकी प्रोडक्शन करते हैं, अल्फा डेफिशिएंस की, ठीक है। ये अल्फा डेफिशिएंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अभी अल्फा डेफिशिएंस क्या करते हैं मैंने बता दिया, ये पॉजिटिव हाईली चार्ज हैं जो कि पोर क्रिएट करेंगे कहाँ पर, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ लार्ज फैमिली ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स है, यानी कि प्रोटीन की शक्ल में है। ये हमारे पास एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस प्रीडोमिनेंटली बाय ल्यूकोसाइट्स एंड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। दीज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस प्रोटीन होती है, हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके बाद माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी मौजूद होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा डेफिशिएंस होते हैं, बीटा डेफिशिएंस होते हैं। अल्फा डेफिशिएंस जीआईटी ट्रैक में बनते हैं, बीटा डेफिशिएंस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बनते हैं। जीआईटी ट्रैक में कौन बनाते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड पोमेट सेल बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, इंटेस्टिनल जो क्रिम्ट होते हैं ना वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया होगा कि डेफिशिएंस हैं क्या, सिंपली क्रिएट्स अ पोर इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो आप लोग यहाँ देखें कि लिखा हुआ है कि जो हमारे पास डेफिनेशंस है ना, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी होती है। किसको जो है वो माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी किसके लिए होती है, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी होते हैं डेफिशिएंस, और ग्राम नेगेटिव दोनों को जो है वो किल करने की एबिलिटी रखते हैं। दे किल बैक्टीरिया यूजिंग अ नंबर ऑफ द डिफरेंट मैकेनिज्म, इसके बहुत सारे मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पोर क्रिएशन की मैं बात कर रही हूँ कि बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करेगा और वहीं पर ही बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। द बैक्टीरिया ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, स्किन, नासोफेरिंग्स, कोलन, विजाइना ऑक्यूपाई दीज इकोलॉजिकल नीचेस प्रिवेंटिंग पैथोजेंस, ठीक है। तो हमने नॉर्मल फ्लोरा में पढ़ा था कि जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी स्किन की ज़्यादातर साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास हार्म पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको जगह नहीं मिलती। तो इस तरह से भी जो हमें जो है वो डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। आई होप कि आपने इस टर्म को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा ना तो आप लोग को नॉर्मल फ्लोरा का लेक्चर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे चार्ट देखने को मिलेंगे, और डैमेज टू स्किन एंड म्यूकोजा मेम्ब्रेन प्रीडिस्पोजेस टू इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ आपको ये देखने को मिलेंगी चीज़ें कि डायबिटीज़ जो है वो स्किन के अंदर एसोरियस की वजह से, ठीक है। डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं ना उनके स्किन पर एसोरियस होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग चाहें तो याद कर लिएगा, ठीक है। ये वैसे डायबिटीज़ का जो है और ये बर्न्स वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, और कैथेटर वाला फर्स्ट 3 याद कर लिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है जी। तो ये रही टर्म हमारे पास कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। जिस बच्चे ने जो है वो पढ़ा होगा मेरा लेक्चर नॉर्मल फ्लोरा को, उसको पता होगा कि के कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस क्या मतलब क्या है। तो पहले आप लोग वो देखो और फिर जो है ये लेक्चर देखना। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन एंटी माइक्रोबियल थेरेपी suppresses these beneficial organism, thereby allowing organisms such as the Clostridium and Candida albicans to cause disease pseudomembrana colitis and vaginitis respectively। अब यहाँ पर सिंपली ये कह रहे हैं कि जो कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमारे बैक्टीरिया जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, नॉर्मल फ्लोरा हैं, उन्होंने हमारी बॉडी की सरफेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हो जाता है तो हम उसके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा है ना वो भी इफेक्ट होंगे। जाहिर सी बात है, वो भी बैक्टीरिया हैं, अच्छे वाले भी बैक्टीरिया होते हैं, और जो हमें हार्म पहुंचाने वाले हैं वो भी बैक्टीरिया हैं, दोनों ही बैक्टीरिया हैं। अगर हम बैक्टीरियल एक्टिविटी करेंगे तो दोनों को हार्म होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि जो अच्छे वाले बैक्टीरिया यानी नॉर्मल फ्लोरा उनको कुछ ना हो। तो जाहिर सी बात है, अब हमने एंटीबायोटिक यूज़ करी तो जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा हैं, जैसे कि हमारे पास है जो भी हैं वो भी हार्म होते हैं।
तो जैसे कि हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल्स है ना, वो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन वो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करता है, और कैंडिडा एल्बिकेंस ये हमारे पास विजाइनाइटिस कॉज करती है। कब? जब हमारे पास एंटीबैक्टीरियल माइक्रोबियल थेरेपी की जाती है। ठीक है, वो क्या करती है? एंटी माइक्रोबियल थेरेपी सप्रेस कर देती है बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और क्या कॉज हो जाएगा क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल से? स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, यानी कोलोन के अंदर स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाएगी, फॉल्स मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन हो जाएगी। कैंडिडा एल्बिकेंस विजाइना के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। सिंपली ये है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास है द ब्लड ब्रेन बैरियर। सिंपली बात ये है, ये ब्रेन की बात करेंगे कि ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो उसकी ट्यूब्यूल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया का पहुँचना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बैक्टीरिया चले भी गया है, ठीक है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स ब्रेन तक पहुंचाना ना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को यही चीज़ देखने को मिलेगी कि फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द ब्रेन स्ट्रॉन्ग टाइट जंक्शंस बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स। स्ट्रॉन्ग टाइट जंक्शंस बने हुए होते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, हैव डिफ़िकल्टी पासिंग थ्रू अनइन्फ्लेम्ड एंडोथेलियल बट इन्फ्लेमेशन वीकन्स। यानी कि जब हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरस है, ये बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में ये पहुँच भी जाते हैं। कब? जब इन्फ्लेमेशन हुई भी हो। इन्फ्लेमेशन से क्या होता है? जो हमारे जंक्शंस होते हैं ना वो वीकन्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते, थोड़े लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरस पहुंच जाते हैं। एंड अलाउ पैसेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टू द बैक्टीरिया। ठीक है, बात आ रही है समझ में कि जो माइक्रोब्स हैं उनको रास्ता मिल जाता है ब्रेन तक जाने के लिए। कब? जब ये जो टाइट जंक्शंस हैं ये हमारे पास लूज़ हो जाते हैं। सिमिलरली ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल द पेंसिलिन पास मोर ईजिली थ्रू इन्फ्लेम्ड कैपिलरीज। अब जैसे कि बैक्टीरिया वायरस पहुंच गए हैं किसी इन्फ्लेमेशन के थ्रू, तो जाहिर सी बात है ड्रग का भी पहुंचना ईजी हो गया। जैसे कि हमारा पेंसिलिन है, ये इन्फ्लेम्ड एरिया से जो है वो पहुंच जाएगी। इन्फ्लेम्ड मतलब टाइटली पैक्ड जंक्शंस अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन है तो हमारी जो ड्रग है पेंसिलिन है ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। देन थ्रू अनइन्फ्लेम्ड vasculature. In addition, lipophilic drugs pass through the blood-brain barrier more easily than do charged hydrophilic drugs. तो जाहिर सी बात है जो हमारी जो भी ड्रग है वो लाइपोफिलिक है, वो ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर से पहुंच जाएगी। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक नहीं पहुंच पाएंगे। हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक यार फार्मा में पढ़ते हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जो लाइपोफिलिक ड्रग होती है वो ईजिली हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं। ये तो आपको पता होगा, जो लाइपोफिलिक सब्सटेंस हैं वो हमारी मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर पाते हैं, लेकिन हाइड्रोफिलिक जो है ना वो मेम्ब्रेन को वैसे ही क्रॉस नहीं कर पाते। और अगर हम ब्रेन के लिए हाइड्रोफिलिक ड्रग दे देंगे तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मेम्ब्रेन को पास कर पाएगी, कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हम लाइपोफिलिक ड्रग देंगे ताकि वो ईजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, और ब्रेन के जो अनइन्फ्लेम्ड एरिया है, यानी कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ना, जहाँ इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ से ईजिली पास हो जाए। देन उसके बाद जो है वो ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा टाइटली जंक्शंस होते हैं। मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्रेन फंक्शन सच एज दी ग्लूकोज हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए। हैव स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर दैट अलाउ पैसेज इनटू द ब्रेन। अब सिंपली ये है कि जो हम ब्लड ब्रेन बैरियर सिंपली जो है ना वो बहुत टाइट जंक्शंस हैं, यहाँ से कोई भी ड्रग या कोई भी बैक्टीरिया का पहुँचना नामुमकिन है। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी मुमकिन हो जाता है। कब? जब इन्फ्लेमेशन होती है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस वहाँ पहुँच जाता है। अब हम ड्रग्स देंगे तो लाइपोफिलिक एक तो ड्रग देनी होगी, और दूसरी बात उसको क्रॉस करवाने के लिए ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाहिर सी बात है ब्रेन को भी तो एनर्जी चाहिए ना, ब्लड भी तो कहीं से ले रहा होगा ना एनर्जी, तो वो ग्लूकोज से ले रहा है। तो ग्लूकोज के थ्रू भी हम जो है वो एज अ ट्रांसपोर्टर यूज़ करके ब्रेन को पैसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं किसी भी ड्रग्स के लिए। ठीक है, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स एंड फैगोसाइटोसिस। तो अब यहाँ पर द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया विद इन द बॉडी के अंदर क्या है? बैक्टीरिया है। प्रोवोक्स अ प्रोटेक्शन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स यहाँ पर होगा। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज बाय द क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग, वार्म। ठीक है, कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है तो रेडनेस हो जाती है, या फीवर हो जाता है हमें, या हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में। तो ये हमारे पास क्या है? क्लिनिकल फाइंडिंग्स, यानी जिसको हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ इन्फ्लेमेशन हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो पेन होता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, आपको पेन फील होगा जब कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी। दीज साइन आर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब ये जो साइन हमारे पास आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो गया है, ब्लड कैपिलरीज़ की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। और जब हमारे पास ब्लड की जो कैपिलरीज़ हैं उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि उसके जो पोर्स हैं वो लार्ज ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जहाँ जो फ्लूइड है ना वो इस्केप होना शुरू हो जाएगा एंड सेल इनटू द टिश्यू स्पेसेस। ठीक है जी। तो द इंक्रीज परमिएबिलिटी इज़ ड्यू टू द सेवरल केमिकल मेडिएटर। अब ये जो इंक्रीज़ हुई है ना परमिएबिलिटी, वो किसकी वजह से हुई है? ज़ाहिर है बैक्टीरिया आया, इन्फ्लेमेशन हुई, रेडनेस हुई, स्वेलिंग हुआ, पेन हुआ, ठीक है, वार्म हुआ आपको। देन उसके बाद हमारी जो बॉडी है उसका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो गया, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से फ्लूइड एस्केप होना शुरू हो गया है। तो ये परमिएबिलिटी हुई क्यों है इंक्रीज़? तो ये हुई है किसकी वजह से? कुछ केमिकल मेडिएटर्स हैं, जैसे कि हिस्टामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ब्रेडिकाइनिन है, ल्यूकोट्राइन्स है। ये सारे क्या करवाएंगे हमारे पास? इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, सॉरी इन्फ्लेमेशन नहीं, ये हमारे पास परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करवाएंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3A C5A ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज द वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी। अब आप लोग देख ले कौन कौन इंक्रीज़ करवा रहा है परमिएबिलिटी को। हमारे पास हिस्टामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन, C3A C5A। ठीक है। अब ब्रेडिकाइनिन क्या है? इम्पॉर्टेंट फॉर द मेडिएटर ऑफ पेन, ये याद रखिएगा, ब्रेडिकाइनिन पेन को मेडिएट करवा रहा है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं सिंपली न्यूट्रोफिल्स की एंड मैक्रोफेजेस की। न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस बोथ क्या है? फैगोसाइट्स करवाएंगे, इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स में। न्यूट्रोफिल्स क्या करवाएंगे? एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन में, वेयर एज मैक्रोफेजेस आर मोर प्रिवेलेंट इन क्रोनिक और ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन में। ये याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल्स कहाँ पर आ रहे हैं आप लोग देखें खुद। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास आ रहे हैं एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन में, लेकिन मैक्रोफेजेस आ रहे हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन में। ये आपने ना जो हिफ्ज कर लेनी है बात। और कौन कौन से हैं जो हमारे पास इंक्रीज परमिएबिलिटी करवा रहे हैं? वो ये हैं, ठीक है। और ब्रेडिकाइनिन हमारे पास क्या करवा रहा है? स्पेशली मेडिएटर ऑफ पेन है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक एंड प्रोड्यूस टू इम्पॉर्टेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। अभी जो मैक्रोफेजेस है ना, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर और इंटरल्यूकिन IL-1, जिसको हम कह रहे हैं। The synthesis of IL-1 from its inactive precursor is mediated by proteolytic enzyme capsid in cytoplasmic structure called the inflammasomes. Simply यहाँ बात ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास IL-1 है ना, IL-1, इसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है? इसकी प्रोडक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, कैप्सेसिस के थ्रू हो रही है। अब ये एंजाइम कहाँ पर होगा? ये एंजाइम होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेसोम। इन्फ्लेमेसोम के अंदर, इन्फ्लेमेसोम क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। इन्फ्लेमेसोम के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कैप्सिस किसकी प्रोडक्शन हो रही है? IL-1 की। अब ये IL-1 और ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर क्या है? मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द TNF और इंटरल्यूकिन-1। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू अच्छे से समझा देती हूँ। अब ये आप लोग देखें कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और फैगोसाइटिस कब हुई? जब कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर होगी, जैसे बैक्टीरिया, कहाँ पर? बॉडी के अंदर। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में आपको रेडनेस होगी, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, वार्मथ होंगे, ठीक है। 3 चीज़ें होंगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ेगी और स्कैपिंग ऑफ द फ्लूइड होने लग जाएगा। कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स एंड द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू। केमिकल्स में ये 3 केमिकल्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर C3 एंड C5A आएंगे। ब्रेडिकाइनिन क्या करवाएगा? ब्रेडिकाइनिन भी जो है वो मेडिएटर ऑफ पेन है, ठीक है जी। और केमिकल्स के अंदर ब्रेडिकाइनिन भी आएगा जो हमारे पास कैपिलरी की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
जी, तो आप इसके अंदर देखें इन्फ्लेमेशन किसके थ्रू हो रही है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के थ्रू। न्यूट्रोफिल्स एक्यूट पायोजेनिक रिस्पांस करवाएंगे और मैक्रोफेजेस क्रोनिक ग्रेनुलोमेटल रिस्पांस करवाएंगे। मैक्रोफेजेस की अगर मैं सिंपली मैक्रोफेजेस की बात करवाऊँ, दो काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस करेगा, दूसरा हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस होंगे जो कि हमारे पास प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर हैं, यानी कि वो फैक्टर जो इन्फ्लेमेशन से पहले बनेंगे या पहले रिलीज़ होंगे। उसमें कौन कौन से आते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर एंड IL-1। अब IL-1 की प्रोडक्शन कहाँ होती है, मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, उसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर की जो है वो हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, ठीक है। आई होप कि आपने यहाँ तक समझा होगा अच्छे से, बाकी मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है जी। तो हम कहाँ तक थे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है इन्फ्लेमेसोम तक। अब हम पढ़ रहे हैं सर्टेन प्रोटीन नोन कलेक्टिवली एज द एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। कुछ प्रोटीन है जिसको हम, कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स की बात करें जिसको हम कलेक्टिवली क्या नाम दे रहे हैं, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर क्या है, आर प्रोड्यूस अर्ली इन इन्फ्लेमेशन बाय द लिवर, यानी कि इन्फ्लेमेशन से पहले ही या इन्फ्लेमेशन की शुरुआत में ही जो है वो लिवर के अंदर प्रोडक्शन हो रही है किसकी, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स की। अभी एक्यूट फेज रिस्पॉन्स क्या है, प्रोटीन्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली नाम दे रहे हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, कलेक्टिवली नाम देंगे एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, जो कि लिवर में बन रही हैं, कब, अर्ली इन इन्फ्लेमेशन। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर, सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन कौन सी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन का नाम आता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है, ये क्या करवाएगी, ऑप्सोनाइसिस करवाएगी बैक्टीरिया को। मीन सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो टारगेट पॉइंट सेट करवा देगी कि भाई इस बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, इसको, इसके ऊपर एक ऐसी निशानी छोड़ देगी कि भाई इसको अब ख़त्म करना है। किसके लिए, हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए ईजी कर देगी कि भाई इसको आपने ख़त्म करना है। एंड सेकेंड वन, एक तो हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन है, दूसरी हमारे पास है मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, एक्टिवेट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ही एक्टिवेट करवाएगी। आ रही है बात समझ में आप लोगों के, कि सिंपली मैंने कहा कि बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो कि लिवर में बनती हैं, उसको कलेक्टिवली नाम दे रहे हैं एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। इसके अंदर दो हमारे पास है, सी रिएक्टिव प्रोटीन और मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और सी रिएक्टिव प्रोटीन ऑप्सोनाइजिस करवाएगी बैक्टीरिया को, यानी कि मोर लाइकली टू ईट, ठीक है। और जो हमारे पास मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है, ये हमारे पास क्या करवाएंगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ही एक्टिवेट करवा देंगी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास है लाइपोपॉलीसेक्राइड्स। लाइपोपॉलीसेक्राइड्स जिसको हम एंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं, बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है। लाइपोपॉलीसेक्राइड्स जिसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्यूट फेस प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको पता है एंडोटॉक्सिन्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव है उसके पास है एंडोटॉक्सिन्स, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, लाइपोपॉलीसेक्राइड्स बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि एक एक्यूट फेस प्रोटीन ही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास IL-6 की प्रोडक्शन होती है, ये हमारे पास प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, यानी कि ये पहले ही प्रोड्यूस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन से पहले ही प्रोड्यूस हुआ होता है। डेट इज़ द मेन इंड्यूसर है एक्यूट फेस रिस्पॉन्स का। कोई आपसे पूछे एक्यूट फेस रिस्पॉन्स जो होते हैं उसका मेन इंड्यूसर कौन है, ठीक है, मेन इंड्यूसर कौन है, IL-6 है। मैक्रोफेजेस का क्या काम है, आर प्रिंसिपली सोर्स ऑफ द IL-6 बट अदर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस इट एज वेल, यानी कि IL-6 को भाई बनाता कौन है, ये तो पता चल गया। IL-6 का काम क्या है, ये एक्यूट फेज रिस्पॉन्स का इंड्यूसर है, मेन इंड्यूसर है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि IL-6 को भाई बनाता कौन है, तो सबसे ज़्यादा मैक्रोफेजेस बनाते हैं और दूसरे सेल्स भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ मैक्रोफेजेस का ज़्यादा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास गैमा इंटरफेरॉन्स हैं, इंटरफेरॉन्स का आपने नाम सुना होगा। तो गैमा इंटरफेरॉन्स होते हैं विच एक्टिवेट द मैक्रोफेजेस एंड एनहांस देयर माइक्रोबियल एक्शन इज प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। ये गामा इंटरफेरॉन्स यानी कि अलग अलग जो है ना नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे, और उनके जो है वो काम दिए हुए हैं, आपको ये लिखने हैं, इनको याद रखने हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, अटैक करेंगे टू द साइड ऑफ द इन्फेक्शन बाय कीमोकाइंस, यानी कि कीमोकाइंस के थ्रू। कीमोकाइंस एक कीमोटैक्टिक साइटोकाइंस होते हैं जो कि बताते हैं न्यूट्रोफिल्स को, मैक्रोफेजेस को कि भाई यहाँ पर बैक्टीरिया है, यहाँ आके अटैक कर दो। विच आर प्रोड्यूस बाय टिश्यू सेल इन द इन्फेक्टेड एरिया, इन्फेक्टेड एरिया के टिश्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे सारी जो हमारी स्टोरी है। जी, तो हमने यहाँ तक अभी पढ़ा है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं ये अटैक करेंगे एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ द कीमोकाइंस। अभी कीमोकाइंस कहाँ बन रहे हैं, उस एरिया पे, इन्फेक्टेड एरिया के टिश्यूज़ बना रहे हैं, लोकल एंडोथेलियल भी बना रहे हैं, और रेजिडेंट न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस भी जो है वो ये हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है। कौन किसकी प्रोडक्शंस हो रही है, कीमोकाइंस की प्रोडक्शंस हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमारे पास है इम्पॉर्टेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जिसके अंदर इंटरल्यूकिन 8 है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन है, मैक्रोफेजेस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो डिफेंस सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एज पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बैक्टीरिया आर इनगल्फ। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का एक पार्ट है कि जो बैक्टीरिया है वो इंगल्फ हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दी, हमारे पास यहाँ पर है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जिसको हम कहते हैं PMNS। ठीक है, एंड मैक्रोफेजेस, यानी इन दोनों के थ्रू, जिसको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है, ये दोनों मिलके फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करेंगे, यानी कि इंगल्फती बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये हमारे पास है जो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो है ये मेकअप द अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द ल्यूकोसाइट इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर 60% जो है वो ल्यूकोसाइट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जिसको हम पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। एंड देयर नंबर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी कि जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसका जाहिर सी बात है, जब इन्फेक्शन होगा तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेनुलोसाइटोसिस स्टिमुलेटिंग फैक्टर, यानी कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बताता है कि अब ल्यूकोसाइट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं उन वो आ गए हैं, उन्होंने इन्फेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो GCSF और GMCSF ये दोनों मिलके ल्यूकोसाइटोसिस करवाते हैं। तो यहाँ तक अपनी वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। कोई भी क्यूरी हो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।